जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री जीके क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आप किसी भी आने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी पुलिस, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों आएगा हमारा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन या महाजनपद काल। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे महाजनपद किसे कहते हैं। तो प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहते थे। कुल महाजनपद 16 हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा महाजनपद था मगध। कई महाजनपद उत्तर वैदिक काल से विकसित होने लगे थे, जिसमें कुरु, कौशल, पांचाल, विदेह, मत्स्य, चेदी राजवंश, प्राचीन मगध और गांधार राजवंश शामिल थे। अब दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एमसीक्यू के रूप में बनते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं तथा आरंभिक 6ठी सदी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए 16 महाजनपद। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न है हमारा, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो दोस्तों जो उज्जैन का प्राचीनतम नाम था वो हमारा अवंतिका। दोस्तों इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। अवंतिका को राजा विक्रमादित्य की राजधानी और महाकवि कालिदास की नगरी के रूप में जाना जाता है। आधुनिक उज्जैन को अतीत में अवंतिका, उज्जैनी, विशाला, प्रतिकल्पा या कुमुदवती, षोडशंगा या अमरावती आदि नामों से जाना जाता था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में भाग नामक किस रूप में वसूला था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, ये हमारा किसानों से वसूला था। तो प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र के किसानों से भाग नामक कर वसूला था। आमतौर पर भाग कर फसल की उपज का 1/6 हिस्सा होता था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा सूरसेन, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन राज्य के राजा थे? तो इसका सही आंसर हमारा अवंती। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रद्योत किसके समकालीन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा गौतम बुद्ध। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी वैशाली। इसका देखेंगे हम अगला प्रश्न, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तब महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए अजात शत्रु। दोस्तों ये हर्यक वंश का शासक था। अगला प्रश्न हमारा, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। अगला प्रश्न हमारा, सोथिवती किस राज्य की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर हमारा चेदी। तो दोस्तों चेदी की राजधानी क्या थी? सोथिवती। सोथिवती ये चेदी राजवंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अस्मक। अब दोस्तों इसे हम महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे कौन कौन से हैं। अस्मक
महाजनपद वर्तमान भारत के महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित है। यह गोदावरी नदी के किनारे था। कोसल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान भारत में किस राज्य का एक भाग है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्य वंश ने मगध का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, बिंबिसार। अब इससे महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, अंग के राजा पर विजय प्राप्त करने के बाद बिंबिसार ने आर्यक राजवंश की नींव रखी थी। बिंबिसार का वध उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम, निम्नलिखित में से किसे सोनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, बिंबिसार। तो दोस्तों बिंबिसार को सैन्य अर्थात नियमित और स्थायी सेना रखने वाला शासक कहा जाता है। अब इससे हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रत्येक चिकित्सक जीवक को बिंबिसार के दरबार में नियुक्त किया गया था। उन्हें आमतौर पर चिकित्सा के राजा के रूप में जाना जाता है। वह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजगीर में रहते थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, जीवक। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, 6ठी शताब्दी में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी किस स्थान में स्थानांतरित कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न हमारा, 4ठी सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, गिरिब्रज या राजगृह। अब दोस्तों इसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे हम, कौन कौन से प्रश्न आते हैं। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 425 ईसा पूर्व से पहले राजगृह मगध की राजधानी था और 425 ईसा पूर्व के बाद पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बना था। अगला प्रश्न हमारा, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न हमारा, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों जो पाटलिपुत्र का संस्थापक था वो था हमारा उदयन। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, वैशाली। अगला प्रश्न हमारा, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, शिशुनाग के शासनकाल में। अगला प्रश्न हमारा, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा महापद्मनंद। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा बिंबिसार। तो दोस्तों प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को बिंबिसार के दरबार में नियुक्त किया गया था। उन्हें आमतौर पर चिकित्सा के राजा के रूप में जाना जाता था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजगीर में रहते थे। और दोस्तों जो जीवक हैं ये महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे। अगला प्रश्न हमारा, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होने के बावजूद वैशाली अर्थात बिहार में अपनी राजधानी बज्जी के साथ प्रशासन के
एक अन्य रूप के अधीन था जिसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, जिसे हम गढ़ या संघ कहते थे। तो दोस्तों नंद वंश के शासक में मगध एक प्रमुख महाजनपद के रूप में उभरा। हालांकि मगध एक राजशाही था और बज्जी पर लोकतांत्रिक शासन था। उस समय की सरकार गढ़िया संघ कहलाती थी। अगला प्रश्न हमारा, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, मगध। तो दोस्तों प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में नदियों के किनारे का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। मगध लोगों का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जहां उन्हें अंग, गांधारी और मुजावत के साथ सूचीबद्ध पाया जाता है। मगध, तो दोस्तों इसमें देखेंगे मगध की कौन कौन सी राजधानी है। तो मगध की राजधानी थी हमारी राजगृह और पाटलिपुत्र। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अंग की राजधानी थी चंपा और मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, जिसमें 16 महाजनपदों में से मुख्य थी जी। अगला प्रश्न हमारा, पाटलिपुत्र वर्तमान पटना से पहले बिहार में कई वर्षों तक मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, राजगृह। तो दोस्तों मगध साम्राज्य पर 3 राजवंशों का शासन था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का। उदयन अजातशत्रु के पुत्र का नाम था, जिसने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, तक्षशिला। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपद थे। अन्य महाजनपद और उनकी राजधानियां थी, अंग की राजधानी थी चंपा, मगध की राजगृह, काशी की थी वाराणसी, वत्स की थी हमारी कौशाम्बी, कौशल की थी श्रावस्ती, शूरसेन की थी मथुरा, पांचाल का क्षेत्र या कामपिल्य, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, चेदी की थी सोथिवती या सोथिमती, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी या महिष्मती, बज्जी की राजधानी थी चंपा, कंबोज की राजधानी थी पुंछ, असमक की राजधानी थी पोटाली या पोटन और मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा या कुशीनगर। दोस्तों इसका हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस साम्राज्य के उदय में झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने सहयोग दिया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, मगध। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था? तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों जो हमारा नदियों से घिरा हुआ था, गंगा और सोन नदी से। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, गंगा और सोन नदियों और भूमि की उर्वरता के कारण 6ठी शताब्दी पूर्व में मगध महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था। अगला प्रश्न है, राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, हर्यक वंश। अगला प्रश्न है हमारा, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो इसका सही आंसर हमारा बिंबिसार का। इसके बाद अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो इसका सही आंसर हमारा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, गंगा और सोन नदी जैसी नदियां प्राचीन भारत के किस महाजनपद से होकर बहती थी? तो इसका सही आंसर हमारा मगध महाजनपद से। लगभग 200 वर्षों में मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी कई नदियां मगध से होकर बहती थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के किस वंश के राजाओं ने किया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, अखमनी वंश। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप पूरी
कंप्लीट हिस्ट्री की वीडियो प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम इस क्वेश्चन का अगला महत्वपूर्ण बिंदु। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के अखमनी वंश के राजा ने किया था। भारत में पहला विदेशी आक्रमण करने वाला असफल प्रयास 550 ईसा पूर्व में ईरान के सम्राट साइरस द्वारा किया गया था। चंपा किस महाजनपद की राजधानी था? तो इसका सही आंसर हमारा अंग महाजनपद की। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। तो दोस्तों सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। पर्सिया पर अधिकार कर लेने के बाद सिकंदर ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, पर आक्रमण कर दिया था। सिकंदर का युद्ध पोरस से हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी घनानंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध किन दो राजाओं के मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य में। तो यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। दोस्तों झेलम का प्राचीन नाम है हमारा वितस्ता। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों ने किस एक ने शासन किया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए नंद राजवंश ने। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए महापद्मनंद। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई थी जो कुलीन नहीं था तथा जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांग गई थी। अगला प्रश्न है इसके बाद हमारा, निम्न में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए महापद्मनंद। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन था? तो वो था हमारा घनानंद। ऑप्शन ए सी है। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, धनानंद राजवंश के संस्थापक उग्रसेन के 8 भाइयों में से सबसे छोटा था। नंद वंश धनानंद के साथ लगभग 321 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया था और चंद्रगुप्त ने गुप्त राजवंश की नींव रखी थी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी डायमेकस। दोस्तों अगर आपको रेलवे किसी भी एग्जाम जैसे एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। धन्यवाद।